गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं देव किशन गोदारा बिना पानी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आज भूगोल के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे पहले टॉपिक होगा अक्षांश व देशांतर। ये टॉपिक मुख्यतः रीट में मुख्य तौर पर दे रखा है, इसी साल जुड़ा था वो रीट वाले एग्जाम में। अन्य एग्जाम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, आरएस, लगभग ऑल ओवर एग्जाम में ये टॉपिक आता है। नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन सामान्य ज्ञान इसके बारे में होना जरूरी है। तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार आप देखिएगा। देखो, भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। तो क्या कहते हैं भाई? जियोग्राफी। भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। अब आप देखिएगा, इंग्लिश के दो वर्ड हैं, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है भाई? पृथ्वी। जबकि ग्राफी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। ग्राफी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाते हैं। सामान्य सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है। भूगोल यानी कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब बात करते हैं, ये सब सबसे पहले किसने दिया? तो भूगोल सबसे पहले दिया था इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया भाई? इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने दिया था। भूगोल सबसे पहले किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। अब बात करते हैं भूगोल के पिता कौन है, यानी भूगोल के जनक। भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल के जनक माना जाता है हिक्केटियस को। किसे माना जाता है? हिक्केटियस। भूगोल के पिता या भूगोल के जनक कौन है? हिक्केटियस। कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है, भूगोल का आधुनिक पिता कौन है या वर्तमान पिता कौन है? तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। भूगोल के आधुनिक पिता या वर्तमान पिता। तो भूगोल के आधुनिक या वर्तमान पिता मुख्यतः माना जाता है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को। किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। वह इसी के साथ में एक जना और था, जिसे बोलते हैं कार्ल रिटर। तो आधुनिक पिता मुख्यतः दो जनों को माना जाता है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट व कार्ल रिटर। मुख्यतः माना जाता है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को। तो भूगोल के बारे में चार मुख्य बातें हैं शुरुआत में, सामान्य जानकारी में। भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे जियोग्राफी बोलते हैं। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल के शब्द किसने दिया था? तो आप बोलोगे इरेटोस्थनीज ने। भूगोल के पिता कौन है? हिक्केटियस। आधुनिक पिता कौन है? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं मुख्य टॉपिक अक्षांश व देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे देखिए, पहला टॉपिक है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर पहला टॉपिक कौन सा है? अक्षांश व देशांतर। देखो, पहले अपन बात करते हैं अक्षांश के बारे में। आपने ग्लोब तो देखा होगा, आपने ग्लोब तो देखा होगा, है ना? तो ग्लोब देखो, ये मान लो ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच अपन एक लाइन बनाते हैं, बीचों बीच एक अपन रेखा बनाते हैं। तो देखो, बीचों बीच मैंने एक रेखा बनाई, ये लो। तो जो ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन बनाई, रेखा बनाई, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। अब ये 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटती है भाई? दो भागों में। ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। जबकि नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ये सामान्य से मानो एक आपने बीचों बीच एक लाइन बनाई, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी या ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है? दो बराबर भागों में बांट रही है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ये
जीरो डिग्री अक्षांश है, इसके कुछ उपनाम भी होते हैं, है ना। तो देखो, जीरो डिग्री अक्षांश है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। पृथ्वी का प्रायवाची आपने सुना होगा, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा। तो भू यानी क्या होती है? पृथ्वी। अब भू के यानी पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया भूमध्य रेखा। क्या नाम पड़ गया भाई? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर रेखा। यानी इक्वेटर यानी इक्वली बांट रही है कि नहीं बांट रही है, यानी इक्वली बांट रही है, इसीलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर रेखा। और हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब जैसे समझो आप एक ग्लोब है, ठीक है। अब ग्लोब के मैंने बीचों बीच एक लाइन बनाई, तो मैं घूमता घूमता पूरा वर्ष कवर करूंगा कि नहीं करूंगा? जैसे एक बॉल है, बॉल की आप चारों तरफ एक लाइन बनाई, ठीक है, बीच में लाइन बनाई तो वो पूरा वर्ष कवर करेगी। और आप सोच रहे हैं बीच में है तो पूरा वर्ष है, पूरा वर्ष है तो ये सबसे बड़ा वर्ष होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एकदम बीच में है और बॉल बीच में से उभरी हुई होती है, जैसे पृथ्वी भी बीच में से उभरी हुई है ना। तो बीच में से मैंने एक लाइन बनाई जिसको क्या बोलते हैं? जीरो डिग्री अक्षांश। ये पूर्ण वर्ष है, ठीक है, पूर्ण वर्ष है और सबसे बड़ा वर्ष भी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया महान रेखा। क्या पड़ गया? महान वृत्त रेखा। तो ये चार पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसी को क्या बोलते हैं? जीरो डिग्री अक्षांश। इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और इसी को क्या बोलते हैं? महान वृत्त रेखा। यहाँ तक समझ में आएगा। महान वृत्त रेखा है, ये पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में बांट रही है। कितने भागों में बांट रही है? दो। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब आगे देखिएगा। अब आपने 10वीं क्लास में डी जरूर यूज की होगी। एक डी में कुल कोण होते हैं 180 डिग्री। कितने कोण होते हैं? 180 डिग्री। सामान्य से समझा रहा हूँ, एक बार देखना आप। मान लो मैंने डी यहाँ पे रखी, पूरी डी में कितने कोण होते हैं? एक डी ली बड़ी सारी, डी में कितने कोण होते हैं? 180 डिग्री। डी की सहायता से एक एक डिग्री का चाप काटना है। कितना कितना डिग्री का? एक एक डिग्री का। तो मैंने एक डिग्री का चाप काटा इस तरफ और सेम डिग्री का चाप काटा इस तरफ, और समान डिग्री को मिलाना है। समान डिग्री को मिलाना है तो मैंने इसको मिलाया, एक डिग्री को एक डिग्री से मिला दिया तो ये बन गई 1 डिग्री अक्षांश। अब आप सोचो, 0 डिग्री के ऊपर कौन सा गोलार्ध था? उत्तरी गोलार्ध था, तो इसका नाम भी क्या होगा? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका नाम पड़ गया 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम पड़ गया? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह मैंने डी की सहायता से 2 डिग्री का चाप काटा, फिर 2 को 2 से मैंने मिला दिया, ये लो, तो इसका नाम हो गया 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब मैं उत्तरी उत्तरी क्यों लगा रहा हूँ? उत्तरी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कौन से गोलार्ध में बना रहा हूँ मैं? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बना रहा हूँ, इसलिए इसका नाम आ रहा है उत्तरी अक्षांश। इस तरह करते करते आप सोचना, एक डी में लंबवत यहाँ तक पहुंचेंगे, एक डी में लंबवत यहाँ पहुंचेंगे, और लंबवत कितना कोण होता है डी के ऊपर? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का कोण होता है। यानी लास्ट अक्षांश का नाम क्या होगा? 90 डिग्री अक्षांश। अब ये लास्ट अक्षांश है इसलिए इसका नाम पड़ गया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल सकता हूं, लेकिन ये पृथ्वी का लास्ट पॉइंट है, लास्ट ध्रुव है। एक पॉइंट बनेगा, लाइन नहीं बनेगी, इसलिए इसको मैं बोलूंगा पोल, नॉर्थ पोल, या बोलूंगा उत्तरी ध्रुव। तो यहां तक समझ में आया होगा। मैंने लास्ट लाइन बनाई 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, अनपी, नॉर्थ पोल बोलते हैं। देखो अब आप सोचो, मैंने 1 डिग्री से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 करते 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 कहां तक पहुंचा मैं? 90 डिग्री तक पहुंचा। उसी तरह सेम जैसा आपने ऊपर किया वैसा का वैसा आपको नीचे करना है। तो सेम है, डी को उल्टा रखिएगा, 1 डिग्री का चाप इस साइड काटा, 1 डिग्री का चाप इस साइड काटा, और 1 डिग्री को 1 डिग्री से मैंने मिला दिया। 1 डिग्री को 1 डिग्री से क्या करते हैं? मैंने मिला दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 डिग्री। अब ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसलिए नाम हो गया 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या हो गया भाई? 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या नाम हो गया? 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी तरह 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, लास्ट पॉइंट ये आएगा पृथ्वी का, और डी का लंबवत कोण होता है 90 डिग्री, लास्ट वाला है ना बीच में, तो ये मैंने लिख दिया 90 डिग्री। कौन से गोलार्ध में? आप बोलोगे सर दक्षिणी गोलार्ध में, तो मैंने लिख लिया दक्षिणी। लास्ट पॉइंट है, लाइन नहीं बन रही है, पॉइंट बन रहा है, इसलिए इसको बोलूंगा पोल। पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, तो इसका नाम पड़ गया दक्षिणी ध्रुव, या बोलेंगे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आप देखिएगा अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में,
पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, पृथ्वी पर या ग्लोब पर, पृथ्वी पर या ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश, कितनी अक्षांश है। ये लास्ट वाला शायद नहीं दिख रहा होगा, वापस लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश है। आप अपना कॉमन सेंस से माइंड यूज कीजिएगा। देखो, जीरो के ऊपर आपने 1 डिग्री और एक एक डिग्री के अंतराल में आपको गिनना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस तरह करते करते कहां तक पहुंचे आप 90 तक पहुंचेंगे। यानी कि जीरो के ऊपर आपने कितनी लाइन बनाई आपने 90। इसी तरह जीरो के नीचे दक्षिण गोलार्ध में भी कितनी बनाई होगी 90। तो 90 90 कितनी होगी 180। अब बच्चे तो क्या कर देंगे 180 टिक कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। कैसे? मैंने बोला पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश है, तो आप सोचो 90 ऊपर काउंट कर लिया आपने, 90 नीचे काउंट कर ली, टोटल होगी 180। आप सोचो इसमें का क्या आपने 0 डिग्री सम्मिलित किया क्या? तो 0 डिग्री सम्मिलित नहीं किया था, मैंने गिनती शुरू की थी 1 2 3 इस तरह 90, नीचे भी 1 2 3 इस तरह 90, तो यानी 0 को सम्मिलित नहीं किया। तो मैं इसको 0 को सम्मिलित करता हूं तो एक लाइन और बढ़ जाती है, तो टोटल कितनी हो जाती है 181। कभी भी प्रश्न आ जाए पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश है, तो आप क्या आंसर दोगे 181 है। कितनी अक्षांश है 181। इस तरह अगला प्रश्न आ जाता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, अब देखो ये मैंने ग्लोब बनाया, बीच में एक लाइन बनाई जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसी में जैसे 1 डिग्री बोला मैंने, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस तरह 1 2 3 करते करते कहां तक पहुंचा 90 तक। ये लो 90 डिग्री, तो इसको बोलूंगा लास्ट पोल है, तो उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसी तरह नीचे 1 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 1 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, इस साइड लिख देता हूँ एक बार। ये बीच में बनाई मैंने, बीच में इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब यहाँ पे 1 डिग्री का बनाई मैंने, ये भी 1 डिग्री का बनाया मैंने, तो 1 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, तो नाम पड़ गया 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम पड़ गया 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह नीचे मैंने बनाया 1 डिग्री, तो इसका नाम पड़ गया 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस तरह 1 2 3 करते करते कहां तक पहुंचूंगा 90 तक पहुंचूंगा, तो ये बन गई 90 डिग्री दक्षिणी में, और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पोल है, इसलिए इसको बोलता हूँ 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलता हूँ दक्षिणी ध्रुव, या साउथ पोल नॉर्थ पोल, बीच वाली लाइन आ गई इक्वेटर। देखा इक्वेटर। अब इसके अक्षांश के कुछ पॉइंट है, एक एक करके नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट है, यहां से दिख रहा होगा आपको, 1 नंबर पॉइंट है, अगर कभी भी पूछ ले ग्लोब पर या पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश है, तो अभी मैंने बताया टोटल कितनी बताई 181। इन कभी भी पूछ ले पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमेशा 181। अब इस लाइन को मैं चेंज कर रहा हूं, 2 नंबर पॉइंट देखेगा इसका, ग्लोब पर या पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं
या इसको वृत्त भी बोलते हैं। अक्षांश वृत्त है। वृत्त का मतलब है एक पूरा वर्त बनेगा या एक पूरी लाइन बनेगी। तो आप नोटिस करना, मैंने डी की सहायता से 90 डिग्री का चाप काटा इस तरफ, इस साइड से भी, और 90 डिग्री का चाप काटा इस तरफ। तो आप बताओ ये पूरा वर्त बनेगा क्या? वर्त नहीं बनेगा, ना लाइन बनेगी, सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, इसलिए इसको मैंने पोल बोला था। तो ये लाइन में काउंट नहीं होगा, वर्त में काउंट नहीं होगा। अगर ये भी लाइन में या वर्त में काउंट नहीं होगा तो क्या नीचे वाला वर्त में या लाइन में काउंट होगा? तो वो भी नहीं होगा। तो मैंने कुल बताई थी आपको अक्षांश 181, उसमें से दोनों पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, दोनों इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो मैंने इसमें से 2 कम कर दिए, तो बचा कितना? 179। तो इसका आंसर कितना होगा? पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त है? तो आपका आंसर होना चाहिए 179। दोनों लाइन अलग अलग है, देखना इसमें पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश बोला है। मैंने इसमें ना वर्त लिखा, ना मैंने इसमें रेखाएं लिखी। कितनी है? तो 181। अब क्वेश्चन चेंज किया मैंने, ग्लोब या पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं या वर्त है, तो मैंने 181 में से दोनों पोल लेस कर दिए, तो कितना बच गया? 179। यहाँ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखेगा अगला पॉइंट। अब आप बताओ, एक बॉल है, बॉल के बीचों बीच मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, 0 डिग्री। अब बीचों बीच बनाऊंगा तो बॉल के चारों तरफ घूमेगी कि नहीं घूमेगी? चारों तरफ घूमेगी। तो पूरा वर्त कवर करेगी कि नहीं करेगी? पूरा वर्त करेगी। अगर मैंने बीच में बनाया है तो वो सबसे बड़ा वर्त होता है, वो 0 डिग्री अक्षांश वाला, तो इसीलिए मैंने इसको, इस 0 डिग्री अक्षांश को मान वर्त रेखा भी बोल सकता हूँ। पीछे मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचो, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ग्लोब ऊपर से गोल होता जाएगा, तो वो वर्त भी क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के बनते हैं। कथन निष्कर्ष का प्रश्न अच्छा बन सकता है यहाँ पे। तो देखेगा, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है। क्या होती है भाई? अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है। कभी भी प्रश्न आ जाए अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है या अर्धवृत्त होती है कथन निष्कर्ष में, तो हमेशा पूर्ण वृत्त होगी। कौन होगी भाई? अक्षांश। ये समझ में आया होगा। अब आप सोचो, मैंने ग्लोब पर, या एक बॉल मान लेते हैं एक बार, बॉल पर जो जो अक्षांश रेखा बनाई है, क्या उसकी लंबाई समान होगी क्या? तो आप देखना, सबसे लंबी होगी ये अक्षांश रेखा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये अक्षांश वर्ग छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? और लास्ट पोल पर तो एक पॉइंट बनता है, यानी अक्षांश रेखा की लंबाई कभी भी आपस में समान नहीं होती है। तो अगला पॉइंट देखेगा, अक्षांश रेखा की लंबाई कभी भी समान नहीं होती है। ये भी समझ में आया होगा। अगर कथन निष्कर्ष में आ गया अक्षांश रेखा की लंबाई समान होती है, दूसरा कथन निष्कर्ष है अक्षांश रेखा की लंबाई समान नहीं होती, तो अक्षांश रेखा की लंबाई कभी भी समान नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेगा। अब आप सोचो, 0 डिग्री से मैं ध्रुव की तरफ या पोल की तरफ जा रहा हूं, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो रही है या बढ़ रही है? तो आप बोलोगे सर ये कम हो रही है, क्योंकि लास्ट में तो एक पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अगला पॉइंट यहीं पे नोट करके लिख लेता है, इसी के नीचे। अक्षांश रेखा की लंबाई, अक्षांश रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा से ये बीच वाली भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, महानिवृत्त रेखा है, कुछ भी बोल सकता हूँ, 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकता हूँ। भूमध्य रेखा से कहाँ किस तरफ जा रहा हूँ? ध्रुव की तरफ, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो ये कथन निष्कर्ष से अच्छा कथन बन सकता है। अक्षांश रेखा की लंबाई विषुवत रेखा से ध्रुव की जाने पर बढ़ती है, कम होती है, तो आप क्या बोलोगे? कम होती है।
अक्षांश रेखा की लंबाई कभी भी समान नहीं होती है। अक्षांश रेखा हमेशा पूर्ण वृत्त होती है। सबसे बड़ा वृत्त बीच वाला वृत्त होता है, जिसे महानवृत्त रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो पहला पॉइंट क्या था, ग्लोब या पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश है, 181। फिर आया होगा ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं या वृत्त हैं, तो आप बोलोगे 179। अक्षांश रेखा हमेशा क्या होती है, पूर्ण वृत्त होती है। फिर आपको अक्षांश रेखाएं की लंबाई कभी भी समान नहीं होती, कभी भी समान नहीं होती। विषुवत रेखा से ध्रुव की जाने पर इसकी लंबाई क्या होती रहती है, कम होती रहती है। और लास्ट में ध्रुव पर तो एक पॉइंट बन रहा है, वो भी लाइन भी नहीं बन रही है, तभी तो हमने लाइन में काउंट नहीं किया, इसको वर्त में काउंट नहीं किया, वरना 181 काउंट करते, तभी तो 2 लेस करके 179 काउंट करते। क्या करते हैं भाई, 179। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला तो 4 पॉइंट यहाँ तक लिख दिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। रफ कर देता हूं मैं। 4 पॉइंट है, यहां तक याद होने चाहिए, ठीक है। अगला 5वां पॉइंट यहां से दिख रहा होगा आपको, 5वां पॉइंट। अब आप देखो भाई, अक्षांश रेखा है जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री, ये कौन सा डिग्री है, 0 से 1 डिग्री, यानी कि 0 व 1 के बीच में मध्य की कोई ना कोई तो दूरी होती होगी। तो दो अक्षांश के मध्य की दूरी औसतन होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111। तो 5वां पॉइंट है, दो अक्षांशों के मध्य औसतन बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एग्जैक्ट नहीं होती है, औसतन होती है। क्या होती है, औसतन होती है। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति 0 डिग्री पर खड़ा है, उसको लंबवत सीधा एक डिग्री पर पहुंचना है, तो कितना किलोमीटर चलकर जाना होगा, 111 किलोमीटर। अगर 2 पर या 3 पर जाएगा तो 111 किलोमीटर। एक बार ऐसा प्रश्न भी आ रखा है एसएससी में, तो देखिएगा क्या प्रश्न था, वो उस क्वेश्चन की बात कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन था एसएससी में, कोई व्यक्ति 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़ा है। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़ा है, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खड़ा है। उसे लंबवत 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाना है, तो उसे कितने किलोमीटर चलना होगा, या दूरी तय करनी होगी, कुछ भी समझ लीजिए। चलना या दूरी तय करनी होगी, दूरी तय करनी होगी। एक बार अपना दिमाग लगाइएगा, ये सवाल हो रहा है क्या, आप बोलोगे अपना दिमाग लगाइए, सर 1 डिग्री पार करने में 111, तो 4 पार कर लेते हैं, तो कितना हो गया, आप कहोगे 4 × 111, 444। क्या हो गया भाई, 444 किलोमीटर। अब आप सोचना, मैंने ग्लोब बनाया, यहाँ पे देखो, ये है 0 डिग्री, कौन सी डिग्री है, 0 डिग्री। ये है 1 डिग्री, कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री। ये ऊपर वाला 2 डिग्री, ऊपर वाला 3 डिग्री, इसके ऊपर वाला 4 डिग्री। लास्ट पॉइंट आ गया ना, 4 डिग्री। उत्तरी अक्षांश है, यानी उत्तरी गोलार्ध में बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सारे कौन सी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। कौन सी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। अब उससे देखो शुरू कहां से हो रहा है, वो 1 डिग्री से हो रहा है। कहां से हो रहा है, 1 डिग्री से। तो ये रहा 1 डिग्री, 1 से 2 आएगा, कितने किलोमीटर चलेगा, 111 चलेगा। फिर 2 से 3 आएगा, कितने किलोमीटर चलेगा, 111 चलेगा।
फिर 3 से 4 चलेगा, कितने किलोमीटर चलेगा? 111। आप सोचो तो कुल किलोमीटर तो कितना आ रहा है? 333 ही आ रहा है, और सही आंसर भी क्या है? 333 है। वो 0 से थोड़ी स्टार्ट हुआ कि मैं सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो 1 से स्टार्ट हुआ है। 1 से स्टार्ट हुआ मतलब 1 पर तो पहले ही पहुंच चुका है, तो 0 से तो होगा नहीं, 1 के बाद 2 आएगा 111, फिर 2 से 3 111, 3 से 4 111, तो कुल कितने किलोमीटर चला होगा? 333 किलोमीटर। ये प्रश्न आंसर में आ रखा है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो कितना किलोमीटर चलना होगा भाई? 3 इंटू 111, यानी आंसर क्या आएगा इसका? 333 किलोमीटर आएगा। क्या आंसर आएगा? 333 किलोमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप खुद अपना माइंड यूज कीजिएगा। देखो 0 पर तो वो था नहीं, 1 डिग्री पर था। कितने डिग्री पर था? 1 से 2 पहुंचा 111 किलोमीटर, 2 से 3 पहुंचा 111 किलोमीटर, 3 से 4 पहुंचा 111 किलोमीटर। इस तरह वह कुल 333 किलोमीटर तय करता है। तो समझ में आ गया होगा, दो अक्षांश के बीच की औसतन दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। एग्जैक्ट नहीं होती है, औसतन होती है। क्या होती है? औसतन होती है। प्रश्न यही आएगा, औसतन होती है। तो 500 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आगे चलते हैं वापस। पांच पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट देखिएगा। अब देखो छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या बोलते हैं? दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दूरी समझ में आ गई होगी। अब बीच का क्षेत्र क्या होता है? बीच के क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बीच के क्षेत्र को? कटिबंध। अभी समझा दूंगा कटिबंध क्या होता है। तो छठा पॉइंट है, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आएगा। आप कटिबंध क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अब कटिबंध क्या होता है वो देखो। कटिबंध क्या होता है उसके बारे में बताते हैं अपन। सही बना है। ये मैंने ग्लोब लिया, ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन बना दी, 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी लाइन बनाई? 0 डिग्री अक्षांश। सारे नाम आपको पता है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखा, महानविल्य रेखा, इसी का नाम है। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा होती है, आपने सुना होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, ये वाली। तो उसके बाद एक रेखा लाइन आती है या वृत्त आता है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, तो नाम पड़ गया उत्तरी अक्षांश। क्या नाम पड़ गया? उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब इसी तरह एक लाइन है जिसका नाम है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लास्ट पॉइंट आपको पता है, ये 90 डिग्री वाला उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। जैसा ऊपर होगा पृथ्वी का, वैसा का वैसा सिचुएशन सेम नीचे होती है। तो जैसे 23.5 ऊपर लिया, तो 23.5 एक आपने नीचे भी बना ली। ये लो बना ली 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या बनाई? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगली लाइन, अगली रेखा है 66.5 डिग्री। कौन सी है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। लास्ट पॉइंट आपको पता होगा 90 डिग्री। लास्ट पॉइंट है दक्षिणी का, तो इसके लिए इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव। यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखिएगा। सूर्य की स्थिति के अनुसार जलवायु के तापमान के आधार पर 3 कटिबंध होते हैं। सूर्य की स्थिति के अनुसार जलवायु के तापमान के आधार पर कितने कटिबंध होते हैं? 3 कटिबंध होते हैं। मान लो ये सामने ये सूर्य है,
तो सूर्य की किरणों की वजह से पृथ्वी की क्लाइमेट चेंज होती है। उसी तरह देखो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक, जिसका क्या नाम है, उत्तरी अक्षांश। इस उत्तरी अक्षांश को मैं कर्क रेखा बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। इसको क्या बोल सकते हैं, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, तो नीचे 23.5 वाली कौन सी है, मकर रेखा। कौन सी रेखा है भाई, मकर रेखा। सुना होगा आपने, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति। अब देखो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा, जो आर्कटिक महासागर से गुजरती है। विश्व में कुल 5 महासागर है, जिनमें से एक महासागर है आर्कटिक महासागर। अब ये लास्ट वाली, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। तो इसके उपनाम ऐसे समझ लीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, महानिवृत्त रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन। ये तो आर्कटिक होगा, ये होगा अंटार्कटिक। रेखा का लाइन बन गया। ये उत्तरी यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इंग्लिश में नाम भी आपको पता चल गया होगा। अब आगे देखिएगा, तापमान के आधार पर जलवायु के 3 कटिबंध होते हैं। सूर्य हमेशा कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ही गति करता है या लंबवत हो सकता है। कर्क रेखा से ऊपर लंबवत नहीं होगा और मकर रेखा के नीचे भी लंबवत नहीं होगा। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कितनी तारीख को कर्क रेखा पर होता है, कितनी तारीख को मकर रेखा पर होता है। पहले यहाँ तक समझते हैं अपन। तो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में सूर्य रहेगा। सूर्य रहेगा तो गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी को बोलते हैं उष्ण बोलते हैं। उष्ण बोलते हैं नहीं बोलते हैं। और जलवायु का कटिबंध प्रकार होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उष्ण कटिबंध। क्या नाम पड़ गया, उष्ण कटिबंध। क्या नाम पड़ गया, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के जस्ट ऊपर कटिबंध आता है उपोष्ण कटिबंध, इसी को शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। कर्क रेखा के जस्ट ऊपर कौन सा कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। लास्ट वाला जहां पर सूर्य की किरणें न के बराबर पहुंचती है, तो वो होता है शीत कटिबंध। ये लो भाई, शीत कटिबंध। मैंने पहले भी कहा था, जैसा जैसा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होगा, सेम सिचुएशन पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होती है, सेम सिचुएशन होती है। अब 0 से 23.5 तक उष्ण था, तो नीचे भी 0 से 23.5 तक कौन होगा, उष्ण कटिबंध होगा। कौन होगा, उष्ण कटिबंध। फिर 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 कौन है, उपोष्ण या शीतोष्ण। उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। लास्ट वाला शीत था, इसमें भी क्या होगा, शीत कटिबंध। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना भाई। सबके पीछे देखो कटिबंध 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 दिख रहा है, यानी कि 2 अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। तापमान के आधार पर कितने कटिबंध होते हैं, 3 कटिबंध होते हैं। तापमान के आधार पर कितने कटिबंध होते हैं, 3 कटिबंध होते हैं। एक का नाम उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उपोष्ण को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उपोष्ण को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला चैप्टर लाएंगे, आगे जो क्या क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में समझेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया है या नहीं आया, उसके बारे में आप कमेंट में जरूर आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या नहीं समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।